नमस्कार। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूँ राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। आज बात करेंगे उस नई उम्मीद की, उस नई आस की जो नए साल में हमेशा हमारे जहन में आती है कि क्या कुछ अच्छा हो सकता है और क्या कुछ अच्छा हम कर सकते हैं। आज इसी मुद्दे से चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ पूर्व विकेट कीपर, पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सिलेक्टर के साथ साथ बीसीसीआई के तमाम बड़े पदों पर रह चुके सबा करीम हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। सबा भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं सबसे पहले आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, और आपको भी, आपके परिवार को भी ढेर सारी शुभकामनाएं नए वर्ष के लिए। और उम्मीद यही है कि ये जो 2024 का जो साल है वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही खुशियां लेकर आए। सबा भाई, क्या रेजोल्यूशन लेने वाले हैं नए साल पे? हमेशा कहते हैं ना कि नया रेजोल्यूशन लेंगे, आप क्या लेने वाले हैं नया रेजोल्यूशन? मेरा रेजोल्यूशन यही है कि वन शुड रिमेन फिट एंड हेल्दी, और हर साल मेरा यही रेजोल्यूशन रहता है, बस इसी की तरफ कोशिश करते रहना है। बिल्कुल बी हैप्पी। लेकिन भारतीय टीम के लिए क्या रेजोल्यूशन आप देख रहे हैं नए साल पे? क्योंकि साल 2023 जाते जाते तो बहुत जख्म दे गया। अब 4 तारीख से टेस्ट मैच शुरू होना है दूसरा। क्या कुछ रेजोल्यूशन आप भारतीय टीम के लिए देख रहे हैं साउथ अफ्रीका में? देखिए, रेजोल्यूशन तो ये श्रृंखला शुरू होने के पहले मेरी थी कि इस बार हमें श्रृंखला जीतना चाहिए दक्षिण अफ्रीका में, और इस तरह की कामनाएं हम लोग सालों साल से करते आ रहे हैं। पर हमेशा से हम लोग अंडर अचीव हम लोगों ने किया है टीम के तौर पर, विशेष करके जब भी सेना कंट्रीज में मैचेस हुए हैं। और इस बार भी जो पहला टेस्ट मैच रहा उसमें भी कुछ वही हमें देखने को मिला। फिर से वही गलतियां दोहराई गई हैं जो पहले हमें देखने को मिली थी। सब कोशिश यही की जाएगी, चूंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है राजीव, यहाँ पर प्रयास भारत की तरफ से यही होना चाहिए कि आप कम से कम कंटेंशन में रहे ताकि आप फिर से क्वालिफाई करें। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हालांकि अब हम श्रृंखला जीत नहीं सकते हैं, पर कम से कम टेस्ट मैच जीतना बहुत जरूरी होगा भारत को, वो वैल्यूबल पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए। क्योंकि इस समय नंबर 6 पर भारत पहुंच चुका है, वो अपने 2 पॉइंट और भी डॉप हो गए हैं, वो क्रूशल होते हैं। तो इस तरह की गलतियां हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं दोहराने के लिए। क्या कुछ चेंजेस की जरूरत आपको लग रही है सबा भाई? कॉम्बिनेशन में चेंजेस आप देख रहे हैं, माइंडसेट में चेंजेस आप देख रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेके बहुत ज्यादा अब चर्चा शुरू हो गई है। मसलन की T20 के बहुत ढेर सारे प्लेयर्स को हम टेस्ट मैचेस खिला रहे हैं, जिसकी वजह से हम हालात ये थे कि पहले टेस्ट मैच की दूसरी बारी में हम सिर्फ 35 ओवर बल्लेबाजी कर पाए। वो पिच पे खड़े होने की जो कहते हैं ना संघर्ष करने का जो मादा होता है वो नजर नहीं आया। क्या कुछ आप देख रहे हैं? कॉम्बिनेशन में चेंजेस देख रहे हैं, माइंडसेट में चेंजेस करने की जरूरत है? राजीव, मुझे लगता है कि अब एक जरूरत है कि टेस्ट मैच में आपको एक विजन होना चाहिए। वो विजन मुझे इस पहले टेस्ट मैच में देखने को नहीं मिला। देखिए, इसके पहले दौरा कहाँ हुआ था भारत का? इसके पहले भारत का दौरा हुआ था वेस्ट इंडीज में। अब वेस्ट इंडीज की टीम कुछ खास थी नहीं, वहां पर आपने नए खिलाड़ियों को यूज किया, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, तो उस वजह से हमें लगता है कि हमारी सोच जो है कुछ हद तक धूमिल हो गई। पर अब चूंकि ये नया साइकिल शुरू हुआ है, आपके सामने बड़े बड़े मैचेस होने वाले हैं। अब नेक्स्ट ये वर्ल्ड चैंपियनशिप साइकिल के लिए आपके अंदर एक विजन होना चाहिए, और वो विजन का मतलब यही है कि आपका सही कॉम्बिनेशन क्या होगा। आपका नंबर 3 इस समय अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा नहीं, ठीक है। अब इन दोनों के जगह पर आप कौन से खिलाड़ी को खिलाएंगे? नंबर 3 आपको कौन स्टेबल दे रहा है, और नंबर 6 और नंबर 5 पे जहां पर अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी करते थे, उस जगह पर आपने कौन से प्लेयर को ट्रस्ट किया है? तो इन सब चीजों के बारे में आपको सोचना होगा, क्योंकि भारत ने जब भी सेना करने में अच्छा किया है, नंबर 3 और नंबर 5 एक ऐसी पोजीशन है जहां पर वो स्टेबिलिटी मिली है हमें अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के वजह से। तो वहां पर उस कोर कॉम्बिनेशन को डेवलप करना बहुत जरूरी है भारत के लिए। मुझे पता नहीं, ऐसा प्रतीक होता है राजीव कि अभी भी हम लोग मेकशिफ्ट कॉम्बिनेशन के साथ, बल्लेबाजी के साथ हम मैदान में उतर रहे हैं। देखिए, गेंदबाजी में 1-2 परिवर्तन आपके अंदर हमेशा होते रहेंगे, पर कम से कम आपके पास एक गेंदबाजी में स्टेबिलिटी, आपके पास बुमराह है, चलिए शमी इंजर्ड हो गए हैं, वो नहीं खेल सकते, वो अलग बात है, पर आपके पास मोहम्मद सिराज, और अगर मोहम्मद शमी होते तो आपके पास ये 3 टॉप क्वालिटी पेस बॉलर्स हैं। पर बल्लेबाजी में आपको वो जो दृढ़ता है उसको ढूंढने की तलाश होनी चाहिए, और उसको आपको आइडेंटिफाई कर लेना होगा। अभी तक भारत ने किया नहीं है। अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के साथ ओपन कर रहे हैं। नंबर 3 हम शुभमन गिल खिला रहे हैं। एक साल पहले शुभमन गिल ओपन कर रहे थे, वो नंबर 3 पर आ गए।
तो इतना ज्यादा परिवर्तन, इतना ज्यादा फेरबदल, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भारत का जो बल्लेबाजी का जो क्रम है टेस्ट मैचेस में, उतना ज्यादा परिवर्तन आप ला नहीं सकते हैं। जी, इस समय भाई आपको लग रहा है अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा का एक साथ जाना भारी पड़ रहा है टेस्ट क्रिकेट में? नंबर एक सवाल। और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ कि जो जिस तरह से आपने बात कही कि इतने ज्यादा परिवर्तन कर रहे हैं, बैट्समैन का माइंडसेट तैयार नहीं हो पाता है कि आप पर्टिकुलर नंबर पे इतने रन बना के आ रहे हैं, सडनली आप नंबर 3 पे भेज दे रहे हैं। और T20 के हम देख रहे थे जो टॉप 6 बैट्समैन है सारे के सारे स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, कोई ऐसा नहीं है जो सेशन वाइज बैटिंग कर सकता हो। क्या ये एक बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है आपको, और फिर आपको तलाशने पड़ेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट से ऐसे प्लेयर जो सेशन वाइज बैटिंग करते हो? डोमेस्टिक क्रिकेट का तो काम यही है ना राजीव, उस तरह के क्रिकेटर्स को डेवलप करना और उनको प्रोड्यूस करना। पर ये तो आइडेंटिफाई करना सिलेक्टर का काम है और टीम मैनेजमेंट का काम है कि नंबर 3 पर आपको कौन सा खिलाड़ी चाहिए। क्या शुभमन गिल नंबर 3 के लिए आइडियल है? क्या यशस्वी जायसवाल है एज एन ओपनर आइडियल इन कंडीशंस के लिए? क्योंकि वो इतने सारे शॉट खेलते हैं बहुत जल्दी। तो मुझे लगता है कि वहां पर आपको सोच विचार करने की जरूरत है। तो क्या हम शुभमन गिल को वापस एक ओपनिंग के ओपनर के रूप में देख सकते हैं? तो फिर नंबर 3 पर आपको कौन सा खिलाड़ी होगा? ऋषभ पंत जब टीम में वापस आएंगे तो फिर आपके पास कौन आएगा खिलाड़ी? तो मुझे लगता है कि इसीलिए मैंने पहले ही कहा राजीव कि हमें बहुत एडजस्टमेंट ज्यादा चल रहा है समय भाई, आपको लग रहा है सिलेक्शन की जगह एडजस्टमेंट हो रहा है, खिलाड़ी को फिट किया जा रहा है ना कि सिलेक्ट किया जा रहा है? हाँ, कुछ वैसे ही मुझे लग रहा है राजीव कि बहुत जरूरी है प्लेयर को आइडेंटिफाई करना, उनको एक रोल डिफाइन करना ताकि वो लंबे समय तक उस जगह पर खेलते रहें। मुझे लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा फेरबदल कर रहे हैं अपने टेस्ट मैच के प्लेइंग 11 में, और इतना ज्यादा परिवर्तन की जरूरत है नहीं इस समय। और बार बार हम लोग कहते हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, तो बार बार कहने का फायदा क्या है अगर हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं? अगर तैयारी नहीं है तो क्यों नहीं तैयारी हो रही है हमारी? हम पहले क्यों नहीं गए खेलने के लिए? हमने इंट्रा स्क्वाड मैच हम क्यों खेल रहे हैं बेवजह? और अगर वहां पर जो खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है उसको हम क्यों नहीं मौका दे रहे हैं खेलने के लिए? मिसाल के तौर पे समा भाई, अभिमन्यु विश्वराज पिछले 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ वो टीम के साथ तो ट्रेवल करते हैं, बट शायद इतने फ्लैम्बॉयंट नहीं है कि उनको टीम में जगह दी जाए। क्या रीजन आप देखते हैं जिनके पास एक टैग है कि वो डेज क्रिकेट में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप उनको खिलाना नहीं चाहते हैं? क्या आइडियली आपको नहीं लगता एक बैट्समैन तो कम से कम जिसको आप टीम के साथ ट्रेवल करा रहे हैं खिला के देखें तो सही? आपने जैसे कहा डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं लोग, टीम मैनेजमेंट का काम है, लेकिन टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर क्या करते हैं, टीम में 15 में जोड़ देते हैं, 11 में खिलाने की हिम्मत नहीं करते हैं। 11 में वही खेलते हैं जो फ्लैम्बॉयंट है, जो जिनके बहुत अट्रैक्टिव शॉट्स आप देख रहे हैं, जिनका एक ब्रांड वैल्यू है, एक फेस वैल्यू है, इस वजह से आप टीम में खेल रहे हैं। अभिमन्यु विश्वराज जैसे खिलाड़ी या सरफराज जिनको अब दरकिनार कर दिया गया बिल्कुल, आपको लग रहा है टाइम है कि आप एक ऐसे बैट्समैन को ग्रूम करें, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे टाइप, जो सेशन वाइज बैटिंग कर सके? हाँ, बहुत जरूरी है ऐसे प्लेयर को आइडेंटिफाई करना राजीव, जो हम लोगों ने किया नहीं अभी तक। अब श्रेयस अय्यर को हम नंबर 5 पर खिला रहे हैं इस समय, वो भी स्ट्रोक प्लेयर पर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ केएल राहुल नंबर 6 पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। अभी कुछ महीने के बाद जब ऋषभ पंत फिट हो जाएंगे तो वो आएंगे नंबर 6 पर खेलने के लिए। केएल राहुल मुझे लगता है नंबर 5 पर आएंगे खेलने के लिए। तो फिर आपका नंबर 3 खिलाड़ी कौन होगा? क्या इस समय आप ग्रूम कर रहे हैं शुभमन गिल को नंबर 3 पे? अगर आपको ऐसा लगता है कि नंबर 3 आइडियल पोजीशन है शुभमन गिल की, तो फिर उनको आप खिलाते रहिए, उसमें कोई आपको लगता है सब भाई आइडियल है शुभमन गिल को नंबर 3 खिलाना? मुझे लगता है कि देखिए नंबर 3 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है राजीव। वहां पर आपको ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो टेस्टिंग कंडीशंस में सेशन दर सेशन खेलता रहे। स्ट्राइक को रोटेट करना भी जरूरी है, उससे ज्यादा आवश्यक है विकेट पे खड़े होकर डट कर बल्लेबाजी करना। तो क्या शुभमन गिल उसके लिए केपेबल है कि नहीं, ये तो फिर वक्त ही बताएगा, या फिर जो कोचेस जो उनके साथ काम कर रहे हैं वो ये बात को बता सकते हैं, या फिर शुभमन गिल खुद प्रदर्शन के हिसाब से ये बात बता सकते हैं, है कि नहीं? नहीं तो फिर हमें किसी और को देखना होगा। तो नहीं तो फिर आप शुभमन गिल को वापस ले जाइए एक ओपनर के स्लॉट में। तो आपने देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ईश्वर, काफी साल से वो खेलते आ रहे हैं, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? दूसरे यंगस्टर्स क्यों उनके सामने उनको मौका मिलता जा रहा है? सरफराज खान को क्यों नहीं मिल रहा? रजत पाटीदार एक और प्लेयर है जिनका नाम मैं सुनता आ रहा हूँ, वो भी कई सालों से परफॉर्म करते आ रहे हैं, उनके बारे में हम क्यों नहीं सोच रहे हैं? तो ऐसी बात नहीं, खिलाड़ी नहीं है, और उन खिलाड़ियों को मौका देना होगा ना आपको। जी बिल्कुल। बात अगर समा भाई जैसे कि आपने और भी कई मुद्दे उठाए, एक मुद्दा और है, वो है लेफ्ट आर्म सीमर का। पिछले कई सालों से भारतीय टीम स्ट्रगल कर रही है, और आपने देखा होगा बर्गर जो अपना डेब्यू कर रहे थे वो 7 विकेट ले गए, और ऑलमोस्ट क्लूलेस थे उनकी गेंदबाजी का अगेंस्ट, वो चाहे फिर मार्को एंसन की बात कर लें
चलिए रबाडा तो सीजन गेंदबाज है, क्या रीजन आप देख रहे हैं एक इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी के सामने हमने घुटने टेक दिए सिर्फ 3 दिन में हम टेस्ट मैच हार गए? और अगर आप भारतीय बल्लेबाजों से या टीम मैनेजमेंट से पूछिएगा कि आप लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग के सामने आपके टीम में कोई कमजोरी है कि नहीं, सबसे पहले बात की जाएगी कि नहीं, हमारे पास कोई कमजोरी नहीं। तो दूसरी टीमों को कमजोरी नजर आ रही है, इसी वजह से वो दो लेफ्ट आर्म टीमों को टीम में खिला रहे हैं। और हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि हमारे बैटर्स को कोई परेशानी नहीं है। तो मुझे लगता है कि परेशानी है, तभी तो हम इतना जल्दी इतने आसानी से अपने विकेट गंवा देते हैं लेफ्ट आर्म स्टीमर को, वो भी नांद्रे बर्गर। उनके पास वो अच्छे गेंदबाज भले हैं, पर पहला टेस्ट मैच वो खेल रहे हैं। और पहला टेस्ट मैच अगर कोई खिलाड़ी खेल रहा है, उसमें वो काबिलियत है, तो फिर आपको भी थोड़ा बहुत पेशेंस के साथ, थोड़ा और सही तकनीक के साथ आपको बैटिंग करनी होगी। मुझे लगा कि पूरे के पूरे टेस्ट मैच में सिर्फ विराट कोहली की तकनीक सही नजर आई थी। जहां तक कि फुटवर्क की अगर हम बात करें, कोई छटपटाहट उनके फुटवर्क में नजर नहीं आई, कोई भी जल्दबाजी उन्होंने दिखाई नहीं, बॉल को अपने करीब आने दिया, उसके बाद उन्होंने शॉट लगाए। पहली पारी में आउट भले हो गए, पर वहां पर बैटर की कोई गलती नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बॉल ऐसी पड़ जाती है जहां पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप फिर से वो रिप्ले देखेंगे राजीव, तो विराट कोहली ने जो खेला था, डिफेंस किया था रबाडा की गेंद पर, वहां पर बल्ला उनका शरीर के एकदम करीब था, वो बल्ला वो बाहर ले नहीं गया अपने शरीर के, और वहां से अगर बाहरी किनारा लग जाए तो फिर आपको अंत में यही होता है। जी। उसके अलावा जो हमारा शॉट सिलेक्शन था वो बहुत ही खराब रहा है पूरे टेस्ट मैच में। तो आपको लग रहा है थोड़ा जो हमारी एक्सपोज हुई है बल्लेबाजी, सभा भाई खासतौर से बात कर रहे हैं, जिस तरह से बैकफुट पर पकड़े जा रहे थे श्रेयस अय्यर, मानो लगता है उनको हर गेंद पे उनको शॉर्ट पे गेंदबाजी हो रही है। दोनों इनिंग में वो बोल्ड आउट हो गए, अगर आपने देखा के राहुल के साथ भी कुछ वैसे ही था, क्रीज पे फंसे रह गए। आउट होने का पैटर्न आपको ज्यादा परेशान कर रहा है कि आपकी जो टेक्निक है वो एक्सपोज हो जा रही बार बार? लैक ऑफ टेक्निक एक्सपोज हो रही है राजीव, क्योंकि देखिए टेस्टिंग कंडीशंस में जहाँ पे इतना बड़ा चैलेंज होता है, जहाँ पर बॉल मूव करती है, वहां पर बहुत जरूरी है कि आपका डिफेंस टाइट होना चाहिए। और अगर आपका डिफेंस टाइट नहीं है तो फिर आप गलत बॉल को चूज करेंगे शॉट खेलने के लिए। और मुझे ऐसा लगा पहले टेस्ट मैच में कि भारतीय बल्लेबाजों ने वही किया जो उनको करना नहीं चाहिए था। शॉट सिलेक्शन का सही इस वजह से नहीं था क्योंकि वो अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर रहे थे डिफेंस करने के लिए। और ये बार बार मैंने कई सारे प्लेटफॉर्म पे ये कहा है कि जब तक कि आपका डिफेंस जब तक आपने डिफेंस को ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप अच्छे शॉट खेल नहीं सकते हैं। इसकी कमी हमें नजर आई। लेकिन उसी विकेट पे साउथ अफ्रीका 400 रन बना देती है, हमारी गेंदबाजी एक्सपोज हो जाती है। हम कह रहे थे कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, क्या सही पेस बॉलर्स पिक नहीं किए गए? आपको लग रहा है आइडेंटिटी होता है कि आप मुकेश कुमार के साथ जाते हैं जिनके पास अच्छा सीम मूवमेंट है, अच्छे लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हैं, कॉम्बिनेशन चुनने में गलतियां हो रही हैं बार बार, आपको लग रहा है? देखिए, दो पेस बॉलर्स आपको खिलाने ही थे, बुमराह और मोहम्मद सिराज, ये दोनों तो आपके 11 में थे ही। अब सिर्फ यहाँ पर डिसाइड करना था भारत को प्रसिद्ध कृष्णा या फिर मुकेश कुमार के बीच में। मुझे लगा कि प्रसिद्ध कृष्णा को भारत ने इस वजह से खिलाया क्योंकि उनके पास एक तो हाइट है, दूसरी चीज ये है कि उनके पास गति ज्यादा है, 140 प्लस वो गेंदबाजी करते हैं। और भारत को ये लग रहा था कि वो ऐसे हिट द डेक बॉलर है जिनको मदद मिलेगी इस विकेट से। ये अलग बात है कि प्रसिद्ध कृष्णा को सही लेंथ पे वो गेंदबाजी कर नहीं पाए, जो कि हो सकता है किसी भी गेंदबाज के तो वो एक कमी रह गई। मुझे लगा कि गेंदबाजी में सस्टेन प्रेशर होना बहुत जरूरी है दूसरी टीमों के ऊपर, वो भारत कर नहीं पाया। भारत ने जो प्रेशर मेंटेन किया वो बस चंद ओवर्स के लिए था, जब बुमराह बॉलिंग कर रहे थे या फिर दूसरे छोर से उनको उस प्रकार का सपोर्ट मिला नहीं। अगर सस्टेन प्रेशर रहेगा नहीं तब तक परेशानी होगी बॉलर्स को विकेट लेने में, और यही हुआ भारत के साथ। दक्षिण अफ्रीका की दाद देनी होगी जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की है। एक समय ऐसा था जहां पर वो भी संघर्ष कर रहे थे, पर निचले क्रम के मार्को यानसन ने आके बहुत ही शानदार साझेदारी निभाई डीन एल्गर के साथ। ऐसी बात नहीं कि उनको परेशानी नहीं हो रही। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके पास 4 विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं तो चारों को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, जो कि इस टेस्ट मैच में भारत की तरफ से देखने को मिली नहीं। शार्दुल ठाकुर का रोल आपको समझ आ रहा है? बिट्स एंड पीसेस वाले क्रिकेटर लगते हैं वो टेस्ट क्रिकेट में, मतलब हम इस वजह से खिलाते हैं कि वो 20-25 रन बना देंगे। इस रणनीति से आप कितना सहमत है? ये तो बहुत गरी हुई रणनीति है, एक सहमी हुई आपका प्लानिंग है जिसमें आप लगातार बैकफुट पे आ जाते हैं, क्योंकि शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी में मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आता।
बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलर लगते हैं, और जब बैटिंग की वजह से आप उनको खिलाना चाह रहे हैं, ये बड़ा अजीब सी बात लगती है। देखिए, शार्दुल को इस वजह से भारत खिलाते हैं कि उनको लगता है कि उनकी बल्लेबाजी बहुत कमजोर हो जाएगी, नंबर 6 के बाद उनके पास कोई बैटर रहेगा, इसकी वजह से वो खिलाते हैं शार्दुल ठाकुर को। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसके पहले शार्दुल ने सेना कंट्री में अच्छा प्रदर्शन किया है, एक बैटर के रूप में और एक गेंदबाज के रूप में भी। ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन का घमंड जो टूटा था, वहां पर शार्दुल का बहुत ही शानदार कंट्रीब्यूशन रहा है। तो बहुत जल्दी हमें वो सारी बातें भी नहीं भूलनी चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि गेंदबाजी में थोड़ी बहुत जो इंटेंसिटी है उसकी कमी देखने को मिली है। और पर देखिए, इस मैच में वो ज्यादा एक्सपोज हो गया क्योंकि आपका जो थर्ड सीमर है उसकी गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई। अगर आप 3 सीमर अच्छी गेंदबाजी करते तो फोर्थ सीमर भी अपना काम कर जाता। तो इस मैच में सिर्फ एक सीमर ने अच्छी गेंदबाजी, बुमराह ने। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी उतनी अच्छी हुई नहीं, इसीलिए दबाव बहुत ज्यादा शार्दुल ठाकुर के ऊपर आ पाया। और इसी वजह से जो विपक्षी बैटर्स हैं उन्होंने शार्दुल ठाकुर को भी एक्सपोज कर दिया। तो 4 सीमर अगर आप खिला रहे हैं, उसमें आपके 3 सीमर की गेंदबाजी अच्छी नहीं हो रही है, तो फिर दूसरी टीम को रोकना बहुत मुश्किल है राजीव। इसी वजह से मुझे लगा कि शार्दुल ठाकुर कुछ ज्यादा ही एक्सपोज हो गए। हाँ, मैं मानता हूँ कि उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, अपने हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी नहीं की है, पर अंत में उनका रोल एक सपोर्टिंग पेस बॉलर का ही रोल है। वो एक फोर्थ सीमर के रूप में खेल रहे हैं या फिफ्थ बॉलर के रूप में खेल रहे हैं। फोर्थ बॉलर आपका आर अश्विन है। तो सभा भाई, आखिरी 3 सवाल क्योंकि आपको भी जाना है। पहला सवाल तो ये कि डीन एल्गर, एक और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, उस कड़ी में आप शामिल हो गए जो भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करते हुए। मैं एक स्टोरी कर रहा था जब ये टेस्ट मैच हारे, तो वो सारे लेफ्ट हैंडर्स ज़हन में आ रहे थे जो भारत के खिलाफ आके रन बनाते हैं। ये तीसरा दौरा है भारत का, सभा भाई। 18 में मैं कवर कर रहा था, तब उनकी बैटिंग की वजह से हम सीरीज हार गए। 21 में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, और 23 में जो उनका आखिरी सीरीज है, उन्होंने फिर 185 रन की पारी खेल दी। ये लेफ्ट हैंडेड गेंदबाजों का मामला नहीं है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों के खिलाफ भी हमारे पास रणनीति नहीं होती है, तो मानना पड़ेगा। वो चाहे मैथ्यू एडन हो, चाहे आप लारा को देख ले, और पीछे चाहे सईद अनवर को हम देख ले, दुनिया भर के हेनरी क्लार्क का नाम आता है जो 700 रन बना के चले गए इंडिया के खिलाफ एक बार एक टेस्ट सीरीज में टर्निंग ट्रैक पे। क्या रीजन आप देख रहे हैं? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखती है कि लेफ्ट हैंडर आपके अगेंस्ट रन बनाते हैं, आप प्लान ही नहीं कर पाते। मुझे याद है पहली इनिंग में बहुत लंबे अरसे तक राउंड द विकेट आया नहीं कोई इनको गेंदबाजी करने के लिए। हाँ, राउंड द विकेट कोई नहीं आया, शॉर्ट डिलीवरी का इस्तेमाल बहुत कम बार किया गया। हाँ, पर राजीव ये बात तो है कि लेफ्ट हैंड बैटर्स के सामने भी हमारी गेंदबाजी स्ट्रगल करती है, वो भी हेल्पफुल कंडीशंस में। जब हेल्पफुल कंडीशंस में आप लेफ्ट हैंड बैटर को आउट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ थोड़ी बहुत तो आपकी स्ट्रेटेजी में कमी आ रही है। जो प्लान्स आपने बनाए हैं उसको आप ठीक प्रकार से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और सभा भाई, आपको याद होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, ट्रेविस हेड, उससे पहले का फाइनल याद करें, डेविड कॉनवे आके आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो ये मतलब इतने एग्जांपल्स अगर हमारे आपके ज़हन में है, तो ये टीम मैनेजमेंट के ज़हन में क्यों नहीं है? जरूर होने चाहिए। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि प्लान्स बना रहे हैं, पर उस प्लान्स को हम एग्जीक्यूट कर नहीं पाते हैं। और मुझे ये भी लगा राजीव कि इस बार मैंने ये बात वो एक्स पर भी लिखी है कि मुझे ऐसा लगा कि रोहित शर्मा अभी भी बहुत ज्यादा दबाव में है। और मुझे ये लग रहा है कि जो विश्व कप का जो हार है, उनको उसका बर्डन अभी भी वो लेकर चल रहे हैं। कि जनरली उनकी बल्लेबाजी या कप्तानी बहुत ही रिलैक्स और फ्री फ्लोइंग रहती, ये इस टेस्ट मैच में देखने को नहीं मिली। और जिस तरह की बातें वो कर रहे थे ये टेस्ट मैच शुरू होने के पहले, जब उनसे पूछा गया वर्ल्ड कप लॉस के बारे में, तो मुझे लगा अंदर से वो एक चुभन अभी भी है। और वो मलाल है कि वर्ल्ड कप फाइनल वो हार गए। और इसीलिए आने वाले टेस्ट मैच में बहुत जरूरी है कि रोहित इस बोझ को अपने कंधों से हटाए और उसके बाद एक नई तरीके से बल्लेबाजी भी करें और कप्तानी भी करें। तो ओवरऑल मुझे लगा कि कप्तान का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस मैच में चलिए, बल्लेबाजी में आप रन नहीं बना रहे हैं, वो होता है किसी भी के साथ, पर अगर आप कप्तानी में आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तब आप कई सारे टैक्टिकल गलतियां कर बैठते हैं, जिसका असर टीम के प्रदर्शन पर या मैच के रिजल्ट पर पड़ता है, जो कि इस टेस्ट मैच मुझे लगा कि ऐसा नजर आया। बिल्कुल। और यही शायद मैं सवाल करने वाला भी था सब भाई, लेकिन आपने जवाब दे दिया। और शायद एक बड़ा रीजन यही है कि हमारे तेज गेंदबाज अगर थोड़ा लय से भटके थे, तो मे भी एक बड़ा रीजन हो कि कप्तान अपने थॉट प्रोसेस में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था। सब भाई, क्योंकि आखिरी सवाल, अब नया साल शुरू हो चुका है, हम 4 तारीख को टेस्ट मैच खेल रहे हैं। क्या कुछ, जैसे कि मैंने चर्चा शुरू की थी, ये टेस्ट मैच WTC के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्या यहाँ पर आप मुकेश कुमार, रविंद्र जडेजा और अभिमन्यु ईश्वरन को आते देख रहे हैं टीम में? मैं तो खास तौर से अभिमन्यु ईश्वरन को खेलते देखना चाहता हूँ सुबह भाई, क्योंकि बहुत लंबा अरसे से हम एक ऐसा बैट्समैन देखना चाहते हैं जो प्योर टेस्ट मैच बैट्समैन हो, भले उसको आप नंबर 3 पे खिलाएं या ओपन कराएं, बट एक ऐसा बैट्समैन जो सेशन वाइज बैटिंग कर सकता है। आपने भी देखा है बंगाल के लिए, हमने भी देखा है। क्यों ना हम इतने ढेर सारे स्ट्रोक प्लेयर के बीच में एक बैट्समैन डालें जो काम कभी चेतेश्वर पुजारा करते थे, वो काम हम एक रोल हम कम से कम एक ऐसे बैट्समैन को दें, और उनका नेचर है बल्लेबाजी करना ऐसे। ये सोच जरूर हो सकती है भारतीय टीम में, पर मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा राजीव। अच्छा, मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल ने इसके एक टेस्ट मैच पहले उन्होंने, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वेस्ट इंडीज उन्होंने रन बनाए हैं। हाँ, 176 रन बनाए। जो भारतीय टीम मैनेजमेंट है वो इन चीजों को ध्यान में रखकर 11 डिसाइड करती है। पर हाँ, ये कहाँ तक ठीक है सब भाई की कंडीशन और पिच और ओपोनेंट देख के आपको खिलाड़ी रखने चाहिए, ना कि रिकॉर्ड देख के। नहीं, मुझे तो लगता है कि टेम्परामेंट देख के आपको टीम डिसाइड करनी होती है। आपको कई बार ये भी सोचना होता है कि क्या वो खिलाड़ी इस प्रकार की कंडीशंस में आइडियल है कि नहीं रन बनाने के लिए, और फिर आप उस तरह की चुनौती पेश करते हैं अपने खिलाड़ी के ऊपर। पर हाँ, अभिमन्यु ईश्वरन का जिस तरह की तकनीक है, वो कई बार टफ कंडीशन में खेल चुके हैं, रन बना चुके हैं, तो एक मौका जरूर बन सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि मुझे लगता नहीं कि ज्यादा चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि मुकेश कुमार को मौका मिल जाए खेलने के लिए, क्योंकि वो लाइन एंड लेंथ बॉलर हैं। रेड बॉल में उनकी गेंदबाजी काफी शानदार रही है। डोमेस्टिक क्रिकेट में वेस्ट इंडीज में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो वहां पर मुझे लगता है कि एक चेंज वहां हो सकता है और फिर जडेजा आ सकते हैं अश्विन की जगह। तो एक फाइनल सवाल, क्योंकि आप साउथ अफ्रीका खेले, मुझे याद है 92 दौरे पे आप थे। केप टाउन में मैच जीतना कितना मुश्किल होगा सभा भाई, क्योंकि बहुत और परिस्थितियां कहते हैं डिफरेंट होगी, और केप टाउन में तो हम कभी अच्छी क्रिकेट खेल ही नहीं पाए टेस्ट मैच खास तौर से। पर केप टाउन को जो सरफेस होता है राजीव, वो थोड़ा ट्रस्टवर्दी होता है बैटर्स के लिए। सेंचुरियन हमेशा से एक टफ विकेट रहा है बैटिंग करने के लिए, और वहां पर बॉल 4th डे 5th डे तक मूव करता रहता है। केप टाउन में ऐसी बात नहीं है। केप टाउन में ऐसा विकेट है, अगर आप स्ट्रोक प्लेयर हैं वहां पर आप बाउंस को ट्रस्ट करके शॉट खेल सकते हैं, पर अंत में एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक के सामने, जो कि ऐसा लग रहा है यहाँ पे 4 सीमर्स के साथ दक्षिण अफ्रीका मैदान में उतरी थी, और वहां पर बहुत जरूरी है कि आप बॉलर्स के स्पेल को खेलें। तो अगर आप स्पेल को खेलेंगे तभी आप लंबे समय तक खेल पाएंगे। भारत ये करने में नाकाम रहा था पहले टेस्ट मैच। चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तमाम विभाग जो आप एज ए एक्सपर्ट अपने व्यूज रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि साल 2024 में जो एक सूखा चला रहा है भारतीय टीम के साथ, क्योंकि अभी भी इस साल में कई बड़े इंपॉर्टेंट पड़ाव हैं जिसको पार करना है भारतीय क्रिकेट को, जिसमें एक शायद बड़ा पड़ाव केप टाउन टेस्ट मैच होगा। अगर आप वहां जीते तो जो WTC पॉइंट्स टैली है, वहां पे आप थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे, और उसके बाद हर किसी को इंतजार T20 वर्ल्ड कप का भी है। लेकिन उसके लिए अब तो टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। आपको हर मैच को एक वर्ल्ड कप मैच की तरह खेलना पड़ेगा, और साल 2024 को अगर आपको यादगार बनाना है और 23 से ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेलनी है, और रिजल्ट अगर फैंस के सामने लाना है, तो फिर आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो कुछ ऑस्ट्रेलिया अच्छा करती है, जो कुछ अलग अलग टीमें करती है, जो कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू राजीव, सी यू, बाय। थैंक यू भैया।